नमस्ते भारत। हमने मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है। हालांकि यह सीरीज़ कुछ समय के लिए रुक सा गया था क्योंकि मेरा जो बीपीएससी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो है मैं अपना योगदान देने के लिए चली गई थी, तो इस कारण जो है कुछ समय के लिए वीडियो नहीं आ पाया, तो माफ़ी चाहती हूँ। हालांकि अब यह जो है 2 दिन या 3 दिन के जो है अल्टरनेट डे में वीडियो अब आते रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो ये एमसीक्यू पढ़ रहे हैं वो आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उससे रिलेटेड टॉपिक को भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। जो भी एमसीक्यू आता है उसमें अगर वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए टॉपिक एग्ज़ाम के लिए, तो उस पूरे टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने का यह तरीका जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। हमारे प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चले, जिससे कि मुझे और भी जो है एक तरह से क्वालिटी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर जो है 29 तक पढ़ लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 30 से 30 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो चंपारण में भी पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो कि कहाँ है, बिहार में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का प्रारंभ माना जाता है। और ये हुआ कब है, तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ है। और इस चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा भी कहते हैं, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी सत्याग्रह को कहते हैं। यह बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नांकित में से किसे प्रथम सविनय अवज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन में यही चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ये सब था, तो कौन हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह को। और चंपारण सत्याग्रह जो किससे संबंधित है, तो नील की खेती से संबंधित है। और नील की खेती से इस प्रकार संबंधित है कि जो भी किसान होते थे तो उन किसानों को जो है उनके पास जितनी भी ज़मीन होती थी उस ज़मीन के 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। जो वहाँ के अंग्रेज बगान मालिक थे उनके द्वारा एक अनुबंध के द्वारा जो है ऐसा किया गया। हुआ यूँ कि फिर जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो यूरोप के जो क्षेत्र थे, जर्मनी का जो क्षेत्र था, वहाँ रासायनिक रंग यानी डाई का विकास हो गया। इसके कारण जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके लिए नील की खेती करना जो है लाभप्रद नहीं रह गया। तो इससे वो बचने के लिए जो है वो नील की खेती बंद करना चाहते थे। लेकिन बगान मालिक ने क्या किया कि जो किसानों ने अनुबंध किया था नील की खेती का 3/20 हिस्से पर, इस अनुबंध से मुक्ति के लिए जो है लगान, एक तो टैक्स बढ़ा दिए और भी जो है और सारे जो टैक्स थे अन्य करों में भी जो है अत्यधिक वृद्धि कर दी। तो इन सब स्थिति से जो है किसानों का बहुत अधिक शोषण होने लगा, उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। तो इस दयनीय स्थिति से रूबरू जो है कराने का काम चंपारण के ही एक किसान थे जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है किया गया। राजकुमार शुक्ल, कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। इस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के जो नील के किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, इन किसानों की दयनीय स्थिति, इन किसानों के दुर्दशा को बताने का काम राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया। और गांधी जी को जो है आमंत्रित किया गया कि आप जो है चंपारण के किसानों की स्थिति का एक जो है जांच कीजिए और कुछ जो है उनके लिए काम कीजिए। तो फिर जो है गांधी जी यहाँ आते हैं, चंपारण वाले क्षेत्र में आते हैं। और गांधी जी के साथ जो है कौन कौन जो है चंपारण के नील किसान जो थे, उन नील किसानों के मामले की जाँच करने के लिए चंपारण पहुंचते हैं। तो गांधी जी के साथ कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रजकिशोर थे, मजहर उल हक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, जेवी कृपलानी थे। ये सब जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच करने के लिए ये लोग पहुँचे थे। लेकिन इसी बीच जो है सरकार के द्वारा क्या किया गया कि सारे मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था, चंपारण एग्रीगेरियन समिति। और उसके अध्यक्ष जो है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो उसका अध्यक्ष जो है FG सलाई को बनाया गया। चंपारण एग्रीगेरियन समिति जो बनाई गई उसका अध्यक्ष FG सलाई को बनाया गया। और साथ ही साथ जो है कुछ अन्य सदस्य भी बनाए गए, जिसमें कि गांधी जी भी एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। और LC अदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और रैनी जो है ये सब इस समिति में शामिल थे। और इस समिति के द्वारा जो है फिर अंततः बहुत सारी चीज़ों पर जांच परख करने के बाद जो है एक चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया
किया गया इनके प्रयासों से। और इस चंपारण कृषक अधिनियम 1918 के माध्यम से जो है जो 3 कठिया पद्धति थी, 3/20 हिस्से में जो नील की खेती करना अनिवार्य था, उसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ जो है बगान मालिक द्वारा जो भी अवैध राशि वसूल की गई थी उस अवैध राशि का 25% लौटाने के लिए जो है राजी किया गया कि 25% जो है किसानों को वो अवैध राशि लौटा देंगे। तो इस प्रकार गांधी जी द्वारा जो है भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रथम माना जाता है चंपारण सत्याग्रह के रूप में, वह सफलतापूर्वक जो है जीत लिया गया। इसी चंपारण सत्याग्रह में चूँकि गांधी जी की काफ़ी सफलता हुई थी, तो उनकी सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया है नील दर्पण। ये भी पूछता है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। और नील दर्पण में क्या है, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का चित्रण जो है किया गया है। और ये लिखा कब किया है नील दर्पण, तो 1859 से 60 में लिखा गया है। चंपारण सत्याग्रह भले 1917 में हो रहा है, लेकिन 1917 में जो है चंपारण से पहले भी जो है नील की खेती बंगाल वाले क्षेत्रों में जो है की जाती थी। तो वहाँ के किसानों की दुर्दशा का चरित्र चित्रण जो है इस नील दर्पण में किया गया है। किनके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है किया गया है। और इस दीनबंधु मित्र ने जो है जिस नील दर्पण की पुस्तक लिखा, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है 1861 में जाकर के जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया इस पुस्तक का। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त ने किया था। तो इतना कुछ जो है आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक बेसिक बातों को याद रखेंगे। हालांकि इसका एक एक पॉइंट जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ही है, तो आप जो है हर एक पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ है। नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से कब तक चला है, 1920 से 22 तक चला है नन कॉपरेशन मूवमेंट। ये असहयोग आंदोलन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है इसको पारित किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है एक तरह से पारित हुआ। लेकिन इसकी पुष्टि कब की गई असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया जाए, तो 1920 के ही जो वार्षिक सेशन में 1920 के वार्षिक सेशन जो नागपुर अधिवेशन है, वहाँ जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा, इसकी पुष्टि कर दी गई। और असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था, तो इसमें क्या था कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था इसी असहयोग आंदोलन के समय। और इसमें कुछ रचनात्मक और कार्यक्रम और कुछ नकारात्मक जो है कार्यक्रम को अपनाया गया। रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए जो है स्वदेशी पर अधिक से अधिक फोकस किया गया कि हाथ से कताई बुनाई का काम करना, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना, तो ये सब कुछ रचनात्मक कार्यक्रम जो है किया जाता था। और कुछ नकारात्मक कार्यक्रम जैसे विदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक जो है एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना, उसके प्रयोग को बढ़ावा देना असहयोग आंदोलन का एक तरह से जो है फीचर था। और ये जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कब किया गया है, डेट पूछ लेता है कभी कभी, तो 1 अगस्त जो है 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और असहयोग आंदोलन चूँकि 1920 से 22 के दरमियान हो रहा है, तो इसी समय 1921 में बीच में जो है वेल्स, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनका आगमन होता है। लेकिन उनके आगमन का जो है काफ़ी विरोध किया जाता है, पूरे ब्रिटिश भारत में जो है उनका काफ़ी विरोध किया जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का। और इसी असहयोग आंदोलन के समय जो है चूँकि बहिष्कार को अपनाया जाता है, तो इस बहिष्कार के क्रम में जो है बहुत सारे वकीलों के द्वारा अपनी वकालत छोड़ दी जाती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो है अपनी अपनी वकालत जो है छोड़ देते हैं, अपना जो है बहिष्कार करते हैं सरकारी सेवा का। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि किस निम्नांकित में से किसने जो असहयोग आंदोलन के समय जो अपनी वकालत छोड़ी थी, तो आपको कुछ नाम याद रहना चाहिए। उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करने में जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो है असहयोग आंदोलन के समय ही जो है कुछ और आंदोलन हुआ था, तो उसमें से अवध किसान आंदोलन हुआ है। तो इस अवध किसान आंदोलन कहाँ हुआ है, यूपी वाले क्षेत्र में अवध किसान आंदोलन हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि अवध किसान आंदोलन किस आंदोलन के समय हुआ है, तो ये हुआ है असहयोग आंदोलन के समय।
और असहयोग आंदोलन के प्रसार के रूप में ही इस आंदोलन को देखा जाता है। और वहीं एका आंदोलन भी जो है कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही, यूपी में ही हुआ है। तो एका आंदोलन भी यूपी में हुआ है, वो भी कब हुआ है, यही असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ है। और मोपला विद्रोह जो है केरल वाले क्षेत्र में हुआ है, मोपला विद्रोह केरल वाले क्षेत्र में हुआ है। मोपला या मालाबार विद्रोह केरल वाले क्षेत्र में हुआ है। लेकिन हुआ यूँ, जो 1920 से में प्रारंभ हुआ सहयोग आंदोलन, तो 5 फरवरी 1922 जो है 1922, कहीं कहीं डेट 4 फरवरी भी रहता है, लेकिन 5 फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा जो कि यूपी में एक जगह है, उस जगह पर जो है कुछ हिंसक गतिविधियां जो है की गई। तो इस हिंसक गतिविधि के कारण जो है गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि जो है एक तरह से कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई थी, उसमें बहुत सारे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो गांधी जी के द्वारा जो है इस हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और कब लिया गया है, तो 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में लिया गया है वापस। कहाँ लिया गया है वापस, बारदोली, जो कि गुजरात वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई बारदोली बैठक में, गुजरात में। और इस तरह से असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक जो है प्रथम फेज में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी यहाँ भारत में, तो भारत में आने के बाद जो है इनका आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। यानी कि ये लोग सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ले भूभाग को अधिग्रहण करना या भूभाग पर कब्जा करना राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से इनका कोई जो है आरंभिक ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे जो है इन्होंने जो है भूभाग पर भी कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और जो है भारत को अपने कब्जे में लेकर के उसे एक उपनिवेश बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था किस उद्देश्य से, व्यापार वाणिज्य करने के उद्देश्य से आया था, और इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में या पूरब के देश वाले जो क्षेत्र में। लेकिन जल्द ही इन्होंने जो है राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति का सहारा लेते हुए जो भी भारतीय भूभाग थे उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगे, और जो है भारत को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक उपनिवेश बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। तो 1925 में कहाँ सेशन हुआ है, कानपुर में हुआ है। तो कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, सरोजनी नायडू के द्वारा की गई है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी, और किस सेशन में थी, तो यही कानपुर सेशन जो कि 1925 में हुआ था। लेकिन पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कब बनी है, तो 1917 में, जो कि एनी बेसेंट बनी है कलकत्ता अधिवेशन में। तो थोड़ा सा अंतर है, ये प्रथम महिला और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है, जो कि कांग्रेस की जिन्होंने अध्यक्षता की है। 34 नंबर छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था। तो 1798 में भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। और वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक है यहाँ गवर्नर जनरल के रूप में, तो 1798 से लेकर के 1805 तक, 1798 से 1805 तक जो है वेलेस्ली का गवर्नर जनरल का कार्यकाल है। और वेलेस्ली के समय कुछ जो काम हुए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो वेलेस्ली के द्वारा जो है सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की गई थी। कौन सहायक संधि के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में बहुत सारे राज्य जो भारतीय राज्य थे उसका विलय किया गया, जिसमें कि हैदराबाद, मैसूर, अवध, ये सब का जो है विलय कर लिया गया सहायक संधि के तहत। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सहायक संधि जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो वेलेस्ली के द्वारा। यही जो है वेलेस्ली के समय जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चौथे नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वेलेस्ली के समय होता है। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय होती है, वेलेस्ली के समय। कब होती है, 1800 में होती है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज था क्या, तो सिविल सर्वेंट को जो है ट्रेनिंग दिया जाता था यहाँ पर। जैसे हम लोग का भी जो है बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर गया में विपाड़ में है, यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ जो है लवाशना है मसूरी में। तो उसी तरह से जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो एक सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग का क्षेत्र था, जिसकी स्थापना जो है किसके समय में की गई थी, तो ये वेलेस्ली के समय में की गई थी। वहीं और ऑप्शन को हम देखें, वहीं जो है वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है, तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है 1774 से लेके 85 तक है। और इस 1774 से 85 के समय जो है वारेन हेस्टिंग के समय जो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया।
क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन प्रणाली को जो है किसके समय में समाप्त किया गया है या किसके द्वारा समाप्त किया गया है, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है समाप्त किया गया है। वहीं जो है द्वैत शासन प्रणाली जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो प्रारंभ जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया है। तो दोनों आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली को बंगाल में प्रारंभ किया, वहीं जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का काम किया था। और जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1773 के जिस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है की गई थी, तो ये किसके समय की गई है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो वारेन हेस्टिंग के समय ही की गई है। वहीं वारेन हेस्टिंग के समय जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक होता है, तो 1775 से लेकर के 1782 तक जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यानी अंग्रेजों और मराठा के बीच में जो युद्ध होता है पहला, तो ये भी किसके समय हो रहा है, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हो रहा है। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मैसूर राज्य के युद्ध जो होता है 1780 से लेकर के 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो ये किसके समय होता है, यही वारेन हेस्टिंग्स के समय होता है। क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था, तो विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक सरकारीकरण को बढ़ावा देने का काम जो है कर्जन के द्वारा किया गया था। और कर्जन का कार्यकाल क्या है, तो 1899 से लेकर के 1905 तक जो है कर्जन का गवर्नर जनरल बनने का कार्यकाल है। इसी कर्जन के समय जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है और इसी अधिनियम के द्वारा जो है अधिक से अधिक जो है विश्वविद्यालय को सरकारीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और कर्जन के समय ही जो है पूसा समस्तीपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाता है। और इसी कर्जन के समय क्या होता है, बंगाल विभाजन 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है तो कर्जन के समय ही होता है। और ये लागू कब होता है बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया जाता है। तो बंगाल विभाजन किसके समय हो रहा है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हो रहा है। तो आप बस जो है जब भी गवर्नर जनरल आए तो उसका आप एक कार्यकाल देख लें और उसके समय क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो भी आप साथ साथ देखते चलें, तो आपका जो है एक रिवीजन होते चलेगा। वहीं ऑप्शन नंबर ए क्या है, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल क्या है, 1921 से लेकर के 26 तक जो है रीडिंग का कार्यकाल है। और इसके समय क्या होता है, इसके समय प्रिंस ऑफ वेल्स का 1921 में जो है भारत में आगमन होता है और इस आगमन का जो है पूरे भारत में विरोध किया जाता है और हड़ताल का आयोजन किया जाता है। वहीं स्वराज पार्टी का गठन भी किसके समय हो रहा है, तो रीडिंग के समय कब हो रहा है, तो 1923 में जो है हो रहा है। वहीं चौरी चौरा कांड, अभी जो हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया जो चौरी चौरा कांड के कारण, तो चौरी चौरा कांड भी कब हो रहा है, तो चौरी चौरा कांड भी हो रहा है कब, 5 फरवरी 1922 को हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि चौरी चौरा कांड के समय जो है ब्रिटिश भारत का जो है गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था, तो यही रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग जो है वाइसराय था। वहीं बी नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर ऑप्शन है कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। तो कार्नवालिस का कार्यकाल क्या है, कार्नवालिस का कार्यकाल जो है 1786 से लेकर के 93 तक है। और इस 1786 से 93 तक में क्या क्या काम किया जाता है, तो सबसे पहले कार्नवालिस को तो भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की या फिर और स्टेट पीसीएस की, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इंडियन सिविल सर्विस का जनक कौन माना जाता है, तो यही कार्नवालिस माना जाता है। और इसी कार्नवालिस के समय जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त क्या रहता है, तो भू राजस्व वसूल करने संबंधी कुछ प्रावधान होता है, तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय लागू किया जाता है। साथ ही साथ कार्नवालिस कोड का भी निर्माण कराया जाता है। कार्नवालिस कोड क्या रहता है, तो न्याय के क्षेत्र में जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ये कुछ आधारित रहता है कार्नवालिस कोड। तो कार्नवालिस कोड भी जो है कार्नवालिस के समय लागू किया जाता है। साथ ही जो है कार्नवालिस के समय जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वहीं जो है कार्नवालिस के समय तीसरा नंबर का आंग्ल यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में, तो 1790 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। तो किसके गवर्नर जनरल या वाइसराय का कार्यकाल वहाँ चल रहा है, तो यही कार्नवालिस का चल रहा है। वहीं सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन तो हमने पढ़ ही लिया। डी नंबर ऑप्शन क्या है, लॉर्ड बेबेल। तो बेबेल का कार्यकाल कब से कब तक है, बेबेल का कार्यकाल 1944 से लेकर के 47 तक है।
1944 से 47 तक बेबेल का कार्यकाल है और बेबेल के समय ही जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? 1946 में आता है। क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन किस वाइसराय के समय आया था, तो बेबेल के समय आया था। और इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और जो है पैथिक लॉरेंस, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य होते हैं। और कैबिनेट मिशन 1946 में जो है बेबेल के समय जो है भारत आता है। साथ ही साथ जो है शिमला सम्मेलन जो कि 25 जून 1945 को होता है, शिमला सम्मेलन, ये भी बेबेल के समय होता है। और साथ ही जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया जाता है? 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का जो इंटरिम कैबिनेट का जो गठन किया जाता है। तो ये इंतरिम कैबिनेट या अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किसके समय किया जा रहा है? इसी बेबेल के समय किया जा रहा है। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि जो गवर्नर जनरल का यहाँ दिया हुआ है और उस गवर्नर जनरल का जो है सीक्वेंस बैठाना है कि किसके बाद कौन आया है। तो सबसे पहले तो वारेन हेस्टिंग्स ही हो जाएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है? 1774 से 85 तक है। तो पहले 1 नंबर हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या? कार्नवालिस, क्योंकि कार्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 तक है। तो 1 के बाद 4 हो जाएगा, 1 के बाद 4 बी में भी है और सी में भी है। फिर हम आगे देखते हैं। उसके बाद बेलेजली हो जाएगा। बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1798 से लेकर के 1805 तक है। तो फिर तीसरा नंबर में बेलेजली हो जाएगा। वहीं चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1848 से लेकर के 1856 तक है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कार्नवालिस के बाद बेलेजली और बेलेजली के बाद जो है डलहौजी। और सबके बारे में जो है हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का लखनऊ समझौता जो है किसके बीच हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और उस 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण जो है मजूमदार के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और ये लखनऊ पैक्ट में जो है पहली बार जो है कांग्रेस ने जो मुस्लिमों का जो पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व था जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को प्रदान किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसको जो है औपचारिक रूप से मान्यता देने का काम कांग्रेस के द्वारा जो है कहाँ किया जाता है? तो इसी जो है लखनऊ समझौते में, लखनऊ अधिवेशन में जो है किया जाता है। पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व को जो है मंजूरी दे दी जाती है कांग्रेस के द्वारा। और इसी लखनऊ अधिवेशन में जो है उग्रवादी और उदारवादी के बीच जो है पुनः समझौता होता है। जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी और उदारवादी जो है एक तरह से फूट पड़ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो 1916 के लखनऊ समझौते में जो है ये पुनः एक पास आते हैं उग्रवादी और उदारवादी। और उग्रवादी और उदारवादी को जो है समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? एनी बेसेंट की रहती है और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक की होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उग्रवादी उदारवादी में जो है समझौता किस सम्मेलन में होता है? कांग्रेस के किस सम्मेलन में? तो इसी लखनऊ सम्मेलन में लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हो रहा है। एक ओर तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है उग्रवादी और उदारवादी में भी समझौता हो रहा है। तो इतना आप लखनऊ समझौता के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ कब हुआ है? तो ये 1905 में हुआ है। और कब हुआ है? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन की जो घोषणा 20 जुलाई 1905 को जो है की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के कार्यकाल में। तो इस घोषणा के विरोध में है जो है 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो डेट भी कभी कभी पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को। और कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो यही बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी उसी के विरोध स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और इसी स्वदेशी आंदोलन के समय जो है एक स्वदेशी बांधव समिति का जो है गठन किया जाता है। तो इस स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो ये जो है अश्विनी कुमार दत्त। तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया जाता है, ताकि स्वदेशी आंदोलन के प्रति लोगों के समर्थन को अधिक से अधिक जुटाया जा सके। इसीलिए स्वदेशी बांधव समिति का भी गठन किया जाता है स्वदेशी आंदोलन के समय।
और स्वदेशी आंदोलन के क्रम में जो है स्वदेशी वस्तुओं का यानी कि जो भारतीयों द्वारा बनाए गए वस्तु है उसका अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना, और जो विदेशी वस्तु है या फिर विदेशी चीज़ों का जो है बहिष्कार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं जो है इस स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था, तो बंगाल विभाजन को लेकर के जो है कुछ स्टेटमेंट है जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि जो बंगाल विभाजन किया गया है, इस बंगाल विभाजन को उन्होंने ब्रिटिशर्स का एक निर्मम भूल बताया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बंगाल विभाजन को निर्मम भूल बताने का काम किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया कि जो बंगाल विभाजन किया गया है वो बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज या फिर बम की तरह गिरा है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया था, किसका ये कथन था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज या बम की तरह गिरा है। तो किनका कथन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। तो इतना कुछ आप स्वदेशी के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति और धर्म को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, ये कहना जो है महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी के द्वारा एक अवधारणा दी गई थी 7 पाप की, यानी 7 सिन होते हैं, ये 7 पाप है। तो 7 पाप की अवधारणा दी गई थी, उसी में से एक है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। तो और क्या क्या है और क्या क्या है जिसमें जो है गांधी जी के द्वारा इस 7 पाप की संज्ञा दी गई है? तो पहला उन्होंने कहा था कि बिना काम के धन का उपार्जन करना, यानी हमने कोई काम भी नहीं किया और हमें धन मिल जाए, वो एक प्रकार का पाप है। दूसरा है कि विवेक के बिना आनंद लेना। तीसरा है चरित्र के बिना ज्ञान का होना, और चौथा है नैतिकता के बिना व्यापार या वाणिज्य करना। वहीं जो है 5वां मानवता के विरुद्ध जो है विज्ञान का होना, और छठा है त्याग के बिना पूजा करना, और 7वां जो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि सिद्धांतों के बिना राजनीति, यानी धर्म के बिना राजनीति, यानी धर्म और राजनीति को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है 7 प्रकार के पाप हैं। 7 प्रकार के पाप की अवधारणा जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी। हमने 40 नंबर तक क्वेश्चन को पढ़ा। आगे के वीडियो में हम 41 नंबर क्वेश्चन से जो है फिर कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे इस प्रयास को जो है अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।